हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और हम आज के लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं कि कुलम्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं। हम सारी की सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, सारे डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कुलम्स लॉ, उसको कवर करेंगे। तो इससे पहले एक जरूरी सूचना आप सबके लिए कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये सबके लिए जरूरी है। चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा आईआईटी जेई के लिए पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा नीट के लिए पढ़ रहा हो, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है वो वीडियो बना सकता है, देख के नोट्स बना सकता है। जो जेई के नीट के लिए पढ़ सकता है बना सकता है। और आपको पता ही है कि जेई मेंस और नीट का लेवल एक जैसा है, 19-20 का फर्क होता है और कभी कभी तो बराबर भी हो जाता है। कभी कभी नीट के क्वेश्चन जेई मेंस से ज्यादा मुश्किल आते हैं और जेई नीट में जेई मेंस के क्वेश्चन आते हैं और जेई मेंस में नीट के क्वेश्चन, ये होता रहता है। तो अगर जो आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो जेई मेंस तक के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एज वेल एज जेई मेंस आप पढ़ रहे हैं तो नीट के भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अब कुलम्स लॉ, तो दोस्तों कुलम्स लॉ देखा जाए तो हमने शुरू में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। तो कुलम्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, हमने शुरू में पढ़ा कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को भाई रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल करेंगे। हमने ये भी देखा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्सेस जो लगती है, ये जो फोर्स, जो ताकत लगती है, जो बल लगता है दो चार्ज के बीच, वो कैसे लगता है, कितना लगता है, यही बताया था कुलम्ब साहब ने और यही है कुलम्स लॉ। तो चलिए क्या होता है उसको डिटेल में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अगर जो हमारे पास दो चार्जेस है, लेट्स सपोज ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स, कुलम्स का जो फोर्स है वो हमेशा एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। इसको बोल सकते हो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंटर टू सेंटर, 11th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, राइट। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर जो हम क्या रखें, आर रखें, ठीक है। तो दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंसेस आर हैं। और तो कुलम्स लॉ सिंपली क्या बोलता है कि कुलम्स लॉ सिंपली बोलता है द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। इंटरैक्शन क्यों? क्योंकि फोर्स क्या हो सकती है बेटा, रिपल्सिव भी हो सकती है, फोर्स क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, इसीलिए यहां पे टर्म यूज किया इंटरैक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है उसमें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहली चीज तो ये क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस जितने ज्यादा होंगे, उनका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कुलम्ब का फोर्स होगा। सेकेंड थिंग, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जितना ज्यादा दूरी होगी भाई, जितना ज्यादा दूरी होगी दो चार्जेस के बीच में,
उतना कम फोर्स लगेगा। सिंपल से, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना कम फोर्स लगेगा। अब आई होप ये आपने समझ लिया होगा कि भाई सेंटर्ड जो फोर्स रहता है, हमेशा याद रखिए वो सेंटर्ड रहता है। ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, सेंटर टू सेंटर डायरेक्टेड रहता है, वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड रहता है। तो अब इन फैक्टर्स को अगर जो हम कंबाइन करें, इन फैक्टर्स को अगर जो हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कंबाइन करके फैक्टर्स को, पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उनके बीच में दूरी, और इस फैक्टर को कंबाइन कर दें तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो उसी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा भाई साहब कूलम्ब्स लॉ। कैसे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में। अब वेयर K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इट डिपेंड्स on the medium between two charges। तो बिल्कुल सही, तो डिपेंड करता है, कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड करता है, जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में मीडियम क्या है। क्या उनके बीच में एयर है, क्या उनके बीच में वैक्यूम है, क्या उनके बीच में ऑयल है, वाटर है, क्या मीडियम है। तो आप देख रहे होंगे एप्सिलॉन नॉट जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, एयर की वैल्यू है हमारी एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये किसका है, फ्री स्पेस एयर की। इसी तरह से अलग अलग मीडियम की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इसकी होती है, एप्सिलॉन अलग अलग मीडियम्स की वैल्यू होती है जो अलग अलग मीडियम्स पे वेरी करती है। तो हम बोल सकते हैं फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो हम बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के मीडियम पर बहुत बहुत निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि K की वैल्यू K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऑफ K की है हमारे पास, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो दिस इज योर कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ हमने देखा, अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें देखते हैं। भाई किन किन चीजों पे कूलम्स लॉ डिपेंड करता है। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अपन नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, अब सिमिलैरिटीज बिटवीन F कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर
ये पहला। और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ जी इसको बोल सकते हैं, एफ ई बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो यहां पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, दिख भी रहा है आपको कि बोथ फोर्सेस आर centered, both forces are along the line of center, along the line joining the centers। दोनों ही की दोनों फोर्सेस में, दोनों फोर्सेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों में भी सेंटर्ड, जो अलोंग द सेंटर, जो अगर जो आप M1 यहां पे है हमारा और यहां पे M2 है, तो सेंटर के अराउंड हमारा रहेगा, सेंटर के अराउंड जो फोर्स रहेगी, एज वेल एज चार्ज में भी जो फोर्स लगेगी वो भी सेंटर्ड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए फोर्स लगेगी, पहला। दूसरा, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, चलिए देखते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, प्लीज नोट करें। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, अब एफ इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब बीच उनकी सेपरेशन, चार्जेस के बीच की सेपरेशन बढ़ाओगे फोर्स कम होगा, मासेस के बीच की सेपरेशन बढ़ाओगे फोर्स कम होगा। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। आप देखिए जरा, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या होता है? हमें पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो अगर जो हम ग्राफ ड्रॉ करें फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई जितना हम सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, सेपरेशन बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा, सेपरेशन बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ भाई ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस ग्राफ की खास बात क्या है? हम देखिए डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस कम है तो आप देखोगे फोर्स ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी। इधर देखो वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप देखिए यहां पे हमने भाई डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस लेस सपोज ये है, इतना है तो फोर्स इतना है। डिस्टेंस और कम करेंगे तो फोर्स ये देखिए बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स देखिए और कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतना कम होगा दोनों के बीच। तो सिंपल सी बात है कि इफ एफ इज इक्वल्स टू, चलिए इसको पूरा मिटाते हैं। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसको आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा है हमारा फोर्स। क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि भाई रेडियस हाफ कर दिया,
सॉरी रेडियस, उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया तो फोर्स कितने गुना बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो क्या होगा। अब मान लो रेडियस, पहले हमारे पास रेडियस r था, उसके बाद हमारे पास नया जो डिस्टेंस था, रेडियस था, चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे रेडियस, बात है तो डिस्टेंस है, r फॉर डिस्टेंस है यहाँ पे बेसिकली। तो r डैश हमारा क्या है, r/3। तो फोर्स कितना होगा, f डैश कितना होगा, नया फोर्स क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले तो हमारा फोर्स क्या था, f क्या था, 1/r², ये पहले फोर्स था। अब f डैश क्या आएगा हमारे पास, नया रेडियस आया हमारे पास r डैश r/3, तो 1/r/3 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, f डैश 1 ये क्या हो जाएगा, r², यहां नीचे आ जाएगा, 3 3 9, वो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, f डैश इक्वल्स टू 9/r²। 1/r² क्या था हमारा, f था, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, f डैश इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ द ओल्डर फोर्स। तो पुराना जो फोर्स लग रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि पहले डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास क्या था, r था। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन q1 और q2 के बीच में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r था। तो हमारे पास फोर्स लग रहा था कितना, f। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ये कर दिया, q1 ये है और q2 ये है, r/3 कर दिया। तो फोर्स बढ़ेगी कि घटेगी, अरे बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। कितनी बढ़ेगी, 9 गुना ज्यादा फोर्स बढ़ेगी, 9 टाइम्स ज्यादा, राइट, क्लियर। तो यही होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसका उल्टा एक केस देख लेते हैं, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। इसका एक उल्टा केस देख लेते हैं। उल्टा केस ये है कि अगर जो, तो स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेशन आप नोट करिए। इसके बाद जो इसका दूसरा वीडियो होगा, कुलम्ब्स लॉ के 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक पूरा थ्योरी, पूरे डेरिवेशन को डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद अपन एक वीडियो लाएंगे सेपरेट क्वेश्चंस का, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट के, जेई के, इवन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, और बोर्ड्स के भी कराऊंगा, ऐसा नहीं बोर्ड्स के भी उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे तो कराऊंगा, ठीक है। अब अगर जो हमारे पास फोर्स 1/r² है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर जो हमारे पास पहले रेडियस r है उसको हमने कर दिया r डैश, मान लो 2 गुना कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया, मान लो उसको 2 टाइम्स ऑफ r कर दिया, तो क्या हो गया भाई, तो f डैश जो नया फोर्स आएगा क्या होगा, 1/2r का स्क्वायर। तो f डैश 1/4r², ठीक है। तो f डैश 1/4, 1/r², 1/r² क्या था हमारा, फोर्स था, 1/r² क्या था हमारा, फोर्स था। तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश इक्वल्स टू f/4। अब इससे क्या पता चला, इससे सिचुएशन में ये पता चला हमें भैया कि अगर जो दूरी डबल कर दे तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अगर जो दूरी डबल कर दे, पहले दूरी हमारी q1 और q2 के बीच में दूरी हमारी r थी, और उसके बाद दूरी हमने डबल कर दी, q1 और q2, 2r कर दिया उसको, तो फोर्स में जी फर्क है, यही बताता है, ठीक है। लुब्रिकेशन, चलिए नेक्स्ट। अरे सर आप तो पानी पीते हो बात बात पे, क्या करें बेटा। गला इंश्योरेंस है हमारा, गला ही हमारी पहचान है, उसको लुब्रिकेट करते रहें, पानी पीते रहें। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, खूब पानी पिए, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, वर्कआउट करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिमिलरिटीज देखी कुलम्ब्स लॉ में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या सिमिलरिटी देखी, पहले की सिमिलरिटी देखी थी कि भाई दोनों के जो फोर्सेस होते हैं
वो उनके सेंटर के लाइन के लॉन्ग रहते हैं। दूसरा हमने सिमिलरिटी देखी, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब डिसिमिलरिटी, भाई डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन एफ जी एंड एफ ई। एफ जी बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखना ये चीज, देखो तो पहला डिफरेंस क्या है, एफ ई जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कुलम फोर्स भी बोल सकते हो। इज रिपल्सिव, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, एंड अट्रैक्टिव, दोनों टाइप का हो सकता है। आप देखोगे तो कुलम फोर्स रिपल्शन भी हो रहा है भाई, दो लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे एक दूसरे से। और अगर जो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को नजदीक ले जाएंगे, नजदीक नजदीक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट जो एफ जी है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। पहला डिफरेंस हो गया। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस नंबर सेकंड। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो, गेस। सेकंड डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ठीक है। दो मासेस को पानी में डाल दो तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही लगेगा। दो मासेस को, एक मास को स्पेस में भेज दो, एक मास को यहां रख दो, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही लगेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, और कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा आपको सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी। आपको पता है कि F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सली हर जगह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। ऑल अराउंड द यूनिवर्स सेम वैल्यू रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। बट ठीक है, तो एफ जी डज नॉट, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम पे नहीं करता, बट हमें पता है कि एफ ई डिपेंड करता है, ठीक है। तो एफ ई क्या करेगा, डिपेंड करता है, और वो नहीं करता, नोट इट डाउन, ठीक है। बट एफ ई डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वो लिखवा चुका हूं शुरू में ही कि एफ ई डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट, नोट इट डाउन। चलिए, थर्ड है हमारा कि भाई साहब चार टाइप की फोर्सेस होती है पूरे यूनिवर्स में। पूरे अभी तक चार टाइप की फोर्सेस हमें पता है। पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जाके आज घर में थोड़ा सा रिसर्च करना, अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो अगर जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि भाई जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर जो हम सेपरेटेड इन एयर,
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x इन एयर, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को एयर में ऐसे रख दो, एक को यहां रख दो और एक को यहां रख दो, उनकी बीच की दूरी x ले लो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे दो फोर्सेस काम करेगी। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो, भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो। तो जब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला और उनका रेशियो किया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो रेशियो जो है चौंकाने वाला था, वो रेशियो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। वो रेशियो आता है 10 की पावर 42 के लगभग। तो इतना ज्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इनके बीच का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक छोटा फोर्स है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो आप एफई में क्या रखोगे, के इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको स्क्वायर कर देना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और एफई डिवाइडेड बाई क्या किया था अपन ने, एफ जी, ठीक है। तो यहां पे जी रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये आता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा फोर्स होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से कुछ अलग पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहां पे और नोट भी कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप सबको। पहला है द फोर्स इज कंजर्वेटिव। भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, कूलम्स लॉ से जो हमारा जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव नेचर मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी ये नहीं डिस्कस कर रहा, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज वंस अराउंड अ क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स इज जीरो। क्या होता है भैया, वर्क डन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन वंस अराउंड अ क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, द फोर्स इज कूलम्स फोर्स इज जीरो। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द नेट कूलम्स फोर्स ऑन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ फ्री स्पेस एंड एन मीडियम फिल्ड अप विद इंफिनिटी आर, ठीक है। अब दो हमारे पास कंडीशन है, एक फ्री स्पेस है, ये वाला जो फोर्स है बेटा, दिस फोर्स, ये फोर्स क्या है, फ्री स्पेस का है, और ये फोर्स किसी मीडियम का है। यहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। तो इन फोर्स का अगर जो हमने रेशियो निकाला, तो रेशियो क्या है, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के ऑफ अ मीडियम न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस टू दैट इन द मीडियम। तो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, याद रखिएगा ये। द net electric force on both particles change in presence of dielectric, but force due to one charge particle on other charge particle does not depend on the medium between them, ठीक है। तो other charge particle, तो net electric force on both particles change in the presence of dielectric। भाई डाइलेक्ट्रिक बदलोगे फोर्सेस बदलेंगी, ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। तो एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेबरिंग चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, उस फोर्स की वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करेगी उसके नेबरिंग चार्जेस पे, ठीक है।
इसको अभी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्लीज इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़े अपन। तो ये जो की फैक्ट्स हैं समय बचाने के लिए कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो ये इसलिए मैंने ऑलरेडी रिटर्न में लाया है ये चीज, कि ये चीज मैं लिखूंगा बोर्ड में, बार बार इसी चीज को लिखता जाऊंगा। अपने पास टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करें, बार बार लिखता जाऊंगा तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो वीडियो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। वक्त तो आप लोगों के पास है नहीं, क्यों नहीं है? रीजन है भैया, रील चलाना है, इंस्टा चलाना है, बहुत सारी चीजें देखनी है, बातें करनी है, गेम खेलना है, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है कुलम्स लॉ हमें आता है बचपन में, हम अच्छे से पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ को हम अच्छे से समझ नहीं पाते। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ को समझने में ज्यादातर बच्चे दिक्कत करते हैं। चलिए उसको अपन डिटेल में देखते हैं क्या है वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं भैया, कि हमारे पास, उसी पे अप्लाई करूंगा ये। चलिए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? हमारे पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। यहां हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर है क्या, R2। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हम मान लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ R आ रहा है, ठीक है? उनके बीच का डिफरेंस R है, एक R वेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं। अरे सर ये वेक्टर वेक्टर क्या बातें करने लगे हो सर? सर 11th में पढ़ा नहीं सर? अरे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, अब पढ़ लो। पहले नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो। वेक्टर की वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूं, डिटेल में एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से हीरो वाली वीडियो बनाऊंगा वेक्टर की, पूरा दिमाग में समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो, 1-1.5 घंटे खर्च कर लो, बस हो गया डिटेल में। चलिए तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहां पे दो चार्जेस हैं, ठीक है? एक चार्ज है हमारे पास यहां Q1 है, और एक चार्ज है हमारे पास यहां Q2 है, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है जो फोर्स लगेगा उनके लाइन को ज्वाइन करेगा। अब मेरी बात बड़ी ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बात को मेरे समझना, ठीक है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखो Q2 जो है, Q2 चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है। Q2 ऐसे धक्का देगा, एकदम रिपेल करेगा Q1 चार्ज को, ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये इसका फोर्स यहां लगेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। क्या? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसको लिख लो यहां पे भैया, ऑन चार्ज 1, या फिर शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है? एक में दो की वजह से जो फोर्स लग रहा है, चार्ज एक में जो चार्ज दो की वजह से फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, वही है F12। सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है भैया, यहां पे भी तो लगेगा।
भाई चार्ज Q1 भी Q2 को धकेलेगा, ऐसे ऐसे ये रिपेल करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा याद करो, रिवाइंड करो। 11th 9th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है अपन ने। चलो डिस्प्लेसमेंट को रिवाइंड करें। अब याद रखो, जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे, जब इधर फोर्स लगेगा, मतलब इधर साइड फोर्स लगेगा, 1 से 2 की तरफ 1 से 2 की तरफ जाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, रेफरेंस में इसीलिए लिख दिया था, इसका R1 है। जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। फाइनल माइनस इनिशियल, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो R2 माइनस R1 होगा। सिमिलरली जब 2 से 1 की तरफ आएंगे, दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की तरफ आएंगे, तो जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R1 फाइनल ये हो जाएगा भाई, R1 हो जाएगा भाई। जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे, 2 से 1 की तरफ जाएंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस R2। ठीक है, एक और चीज, ये मैग्नीट्यूड में तीनों की तीनों इक्वल है, याद रखिएगा भाई। दूरी तो उनकी बराबर ही होगी ना, तो ये तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए अब आते हैं, अपन इसे लिखते हैं, इसको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं भैया, फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अब देखो, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ R, तो मॉड्यूलस ऑफ R का स्क्वायर। चलो ये तो हमारा स्केलर हो गया। अब हमें वेक्टर भी चाहिए, तो वेक्टर के लिए याद करो जरा, बचपन में जाओ, बचपन में क्या 11th में जाओ, यूनिट वेक्टर पढ़ा है। यूनिट वेक्टर नाम की चिड़िया पढ़ी है, उड़ती हुई चिड़िया जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, कि अगर जो कोई वेक्टर A है, उसका यूनिट वेक्टर अगर जो हमें निकालना है, तो उसको ऐसे लिखते थे, A कैप इक्वल्स टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ऐसे लिखते थे, राइट। तो कुलम्स लॉ ने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये क्या दिया हमें, ये भाई साहब ये तो हमें तो स्केलर दिया है, कि भाई ये वैल्यू दी है, मैग्नीट्यूड दी, कितना फोर्स लग रहा है भाई। अब डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर लिखने के लिए चलिए फिर से शुरू करते हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही बारीक कड़ी है इस चैप्टर की, इसको ध्यान से देखना। कौन सा फोर्स लग रहा है, 1-2, F12। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है, फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है। कहां फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, 1 पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो किधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे ना भाई, किस पे फोर्स लगाने जाना है आपको, दौड़ते दौड़ते 1 पर फोर्स लगाने जाना है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से 1 पे फोर्स लगाने जाना है। तो भाई इनिशियल पोजीशन इसकी इधर होगी, फाइनल इधर होगी, तो इधर क्या होगा, फाइनल R1 माइनस R2। तो कौन सा वेक्टर होगा भैया, R1 माइनस R2 वेक्टर हो रहा है यहां पे। कौन सा वेक्टर है भाई, इधर से इधर फोर्स लग रही है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर है। अब फॉर्मूला लिखा है आपके पास, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, तो R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए इतना नोट करें। नहीं आया, अरे सर नहीं आया, तो यार नहीं आया, चलो कोई बात, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। भाई दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, R है, कोई बात नहीं। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
चलो Q1 चार्ज में कौन फोर्स लगाएगा? Q2 फोर्स लगाएगा। चलो Q1 में Q2 फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स ऐसे धक्का दे रहा है, तो F12 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, जिसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे है डायरेक्शन, राइट? अब ऐसे डायरेक्शन है तो भाई यूनिट वेक्टर भी तो हमें डायरेक्शन ही तो पता करना है, तो यूनिट वेक्टर भी तो यहीं से यहां लेंगे, इधर से इधर जाएगा ना, इधर से इधर जाएगा ना। तो इनिशियल इसकी क्या है पोजीशन? R2 है, ये पहले लिख दिया था मैंने रेफरेंस के लिए भैया, बाद में मत करना। R2 भैया, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 है, और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है। तो भैया R2 से R1 की तरफ गया है, R2 इनिशियल है, R2 इनिशियल है, R1 फाइनल है, तो क्या आएगा भैया वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो R1 माइनस R2, इसलिए हमने लिखा है इसको R1 माइनस R2। आई होप अब समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं आगे। अभी ग्राफ वाफ मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा आई होप। अब इस फोर्स को लिखते हैं अपन, ठीक है? तो F12 को अपन लिख सकते हैं भैया F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, K Q1 Q2, मॉड्यूलस ऑफ R क्या है भैया? R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस, मतलब R1 माइनस R2, R मॉड्यूलस ऑफ R स्क्वायर की जगह हम डिवाइड में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर यहां पे था, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस, मतलब उसका यूनिट वेक्टर, इनटू करोगे तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहां पे R1 माइनस R2। तो फाइनली क्या हो जाएगा? F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये, तो इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा F12। इसी तरह नोट कर सकते हैं, इसी तरह हम F21 भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। चलिए ठीक है, तो F21 तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो 2 पे लग रहा है फोर्स 1 की वजह से, तो K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो ध्यान रखो, 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे चार्ज पे पहले की वजह, तो इधर जाएंगे भाई, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर। इनिशियल क्या है अब यहां? R1, फाइनल क्या है? R2। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 वेक्टर में डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। ठीक है, चलिए, तो इधर से जा रहे हैं भाई फोर्स, इधर फोर्स की दिशा क्या है? डायरेक्शन क्या है? वेक्टर मतलब डायरेक्शन, दिशा क्या है? इधर है। तो इधर जब अपन लगाएंगे तो R2 R1 इनिशियल है, यहां से यहां गए भाई, इधर से इधर गए, तो फाइनल क्या है हमारा? R2, इनिशियल क्या है? R1, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही है वेक्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म। किसका? कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। तो
कूलम्स का वेक्टर फॉर्म यही है और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। इतने में सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरी चीज क्या है भैया, एक लास्ट चीज नोट कर ले, इसको नोट कर ले, फिर एक लास्ट चीज आपको बताऊंगा। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो फोर्स पहले चार्ज में लग रहा था दूसरे की वजह से, दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एक दूसरे के क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये किसका है, बीच में क्लास खोल के है? ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, सॉरी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन इक्वल है, तो इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि कूलम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप लिख सकते हो कूलम्स लॉ agrees with न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ अग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? कर भला तो हो भला कर भला तो हो भला, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो F12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो वेक्टर फॉर्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी आसान चीज है। चलिए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल से, तीन केस से मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है भैया। ठीक है, अब केस फर्स्ट पहले अपन देखते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहा है, तो केस फर्स्ट अपन देते हैं। केस फर्स्ट लो, दो चार्ज है हमारे पास, टू चार्जेस हैं। एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव और एक Q2 चार्ज है पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं कि 2 में कितना फोर्स लगेगा। F21 क्या होगा भाई, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से ही फोर्स लगेगा 2 पर। ठीक है, 1 की वजह से 2 पर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे F21। तो भैया यहां पे एक ही लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में अगर जो डिस्टेंस R मान लीजिए तो R², ये हो गया भैया। चलो सेकंड केस ले लें भैया, सेकंड केस ले लेते हैं, केस सेकंड। तीन चार्ज देख लेते हैं, 3 चार्ज सिस्टम देख लेते हैं। यह है हमारे पास Q1, यह है हमारे पास Q2, ये हमारे पास Q2 और ये हमारे पास एक और चार्ज है Q3। तीनों पॉजिटिव है, चलो तीनों पॉजिटिव है। अब देखो, अब 2 पे ही, यहां पे 2 पे लिया था अपन ने, सेकंड चार्ज पे ही चेक किया था, यहां पे भी सेकंड चार्ज पे ही चेक करेंगे अपन। सेकंड चार्ज पे क्या होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू
अदर्स, ठीक है, अलग अदर चार्जेस की वजह से चार्ज 2 पे क्या फोर्स लगेगा, तो भैया हम लिख लेते हैं। तो अब 2 पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ये फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव, ये यहां पे, ठीक है, एक ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक ये फोर्स लगा रहा है भैया रिपल्सिव, दो फोर्सेस लग रही हैं। तो मतलब F2 में वो भी कौन सा नेट फोर्स क्या लगेगा, सेकेंड चार्ज में, अगर जो सेकेंड चार्ज में नेट फोर्स को F2 मान लें तो नेट फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, एक ये फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3 ये लगेगा, टू चार्ज सिस्टम के लिए। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, कि भाई वेक्टर किसी फोर्स में अगर नेट फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, भाई वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल 2 + 2 4 नहीं करना पड़ेगा, वेक्टर की तरह उसको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नोट इट डाउन। चलिए अब एन चार्जेस की वजह से देखते हैं, एन चार्जेस का कोई सिस्टम देखते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग चार्जेस है भाई, F1 है, सॉरी अलग अलग चार्जेस है हमारे पास, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट 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 Q1 है, वो सब ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, एक Q1 इधर है तो Q2 इधर है, Q3 इधर कहीं है, Q4 इधर कहीं है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, अब Q1 तक चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 चार्जेस ऐसे स्पेस में बिखरे पड़े हैं, ठीक है, अब सब एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब कॉन्फ़िगरेशन तो आप समझ गए, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, nth जो nth चार्ज है Qn, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, तो Fn पर वो भी कौन सा नेट फोर्स, Fn पे नेट फोर्स निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, nth चार्ज पर, nth चार्ज पर फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू 1, nth चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर, nth चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 पहला भी लगाएगा फोर्स, फिर फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 दूसरा भी लगाएगा फोर्स, फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 तीसरा भी लगाएगा फोर्स, इस तरह से आपको डॉट 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 फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1 इतने सारे फोर्सेस लगाएंगे, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे फोर्सेस, लेकिन कैसे होगा, वेक्टर समेशन, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। अब वेक्टर नहीं पता तो उसका भैया आप लोगों का प्रबंध कर दिया है, कर दिया है प्रबंध भैया, वेक्टर का चैप्टर अपलोड हो जाएगा जल्द ही। ये वीडियो जब तक आप देखना चाहोगे, जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वेक्टर आपको मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन, फिर अपन आगे बढ़े। चलिए
अब आते हैं अपन काम की बातों पर। ये तो हो गए कुलम्स लॉ, ये सारी चीजें हो गई। अब सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओगे कि नहीं? अरे बिल्कुल कराएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, छोड़ेंगे नहीं, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे आपसे। पर ये सेपरेट वीडियो थ्योरी और डेरिवेशन और चीजों को फ्रेमवर्क समझाने में, न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है उसको समझाने में लगा रहे हैं। उसके बाद इसके बाद दूसरी वीडियो आएगा कुलम्स लॉ टॉपिक में, पूरे न्यूमेरिकल खटाखट, टेंशन मत लीजिए, सब स्टेप बाय स्टेप होगा। इतना न्यूमेरिकल करा देंगे, इतना न्यूमेरिकल करा देंगे कि बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो याद रखना हमेशा, ये गोल्डन लाइन है, गोल्डन वर्ड्स हैं कि इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो। किस पे? नेट फोर्स। किसकी बात कर रहा है? फोर्स नहीं, नेट फोर्स। एवरी चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, याद रखना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कोलंबियन फोर्सेस अलोन कैन नेवर बी स्टेबल। ठीक है, कोलंबियन फोर्स की बात नहीं कर रहा, नेट फोर्स की बात कर रहा है कि भैया वो हमेशा जीरो होता है। अब उसमें पहला इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। भाई कैसे? अब ये वही वाला सिस्टम है कि भैया एक चार्ज है हमारे पास, इसमें भी अलग अलग केस है, इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, इसमें भी 2 केसेस है, मैं आपको बताता हूं 2 केसेस, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे केसेस, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस पे देखिए, केस पहला है हमारा, केस फर्स्ट, when 2 charges are of सेम साइन या फिर पोलैरिटी, दोनों का मतलब एक ही है। सेम साइन की 2 चार्जेस हैं। लो भैया, एक हमारा भैया क्यू है चार्ज, यहां पे ये लो क्यू चार्ज है, एक है हमारा भैया 4Q चार्ज है, दोनों पॉजिटिव भैया, प्लस है। ठीक है, अब तीसरे चार्ज को कहां पे भाई, इक्विलिब्रियम रखने के लिए तीसरे चार्ज को कहां पे आप रखोगे कि उस पे नेट फोर्स जीरो आया है। किस पे? उस रखने वाले चार्ज पे नेट फोर्स जीरो आए। अब ध्यान से देखना, देखो अगर जो मैं यहां पे रख देता हूं वो तीसरा चार्ज Q, तो अब देखो यहां क्या क्या फोर्सेस लगेंगी भाई, +4Q यहां रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F। ठीक है, 4Q की वजह से, +Q ये भी एक रिपल्सिव लगाएगा, ये भी एक रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा, उसकी भी डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो F1 F2 दोनों जुड़ जाएंगे भैया, तो यहां पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं आ सकता। पहली चीज यहां रख के देख लेते हैं। अरे सर यहां पे रखने से क्या फर्क पड़ेगा सर जी, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां पे भी तो वही होगा। सिंपल सी बात है, ये वाला चार्ज ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो वाला चार्ज ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम ही होगी। F1 + F2 दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो जीरो तो आएगा नहीं यहां पे, नेट फोर्स तो जीरो आएगा नहीं यहां पे अगर जो तीसरे चार्ज को रखते हो। फिर कहां रखे भैया तीसरा चार्ज, कहां रखे? तो याद रखना कि जब भी 2 चार्जेस सेम पोलैरिटी के हों, जब भी 2 चार्जेस सेम पोलैरिटी के हों, तो उनको हमेशा मिडिल में रखते हैं थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं। तो अब हमने मान लिया कि भाई मिडिल में इस पोजीशन पे क्यू चार्ज रख दिया। अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास d है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम F net on Q is 0।
जीरो, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ठीक है, तो द एफ नेट ऑन क्यू इज जीरो, जीरो होगा तो सिंपल सी बात है, एफ नेट ऑन क्यू इज जीरो। तो आगे अपन उसको डिराइव करेंगे, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया इतना, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एफ नेट कैसे निकालेंगे भैया, एक और चीज नोट कर लो, जब नोट करी है तो भैया, कि when charges are of same sign, third charge is put between them for equilibrium। ठीक है, तो भैया जब दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिविटी हो, तो भाई इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा चार्ज हमेशा उनके बीच में ही रख सकते हैं। बताया भी है कि भैया एक तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए पॉइंट। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, अभी नए नए आए हो। अरे नहीं सर, सभी 12th पहली बार ही पढ़ते, कैसी बातें कर रहे, बिल्कुल सही। चलिए, हाँ अब डिराइव करते हैं थोड़ा सा। तो सर आप मिटा ही नहीं पा रहे हो यार, सर कैसा कर रहे हो, मिटाओ इससे। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज Q है पॉजिटिव में, ये चार्ज 4Q है पॉजिटिव में, बीच में नेट चार्ज एक Q चार्ज को रखा भैया, Q चार्ज को, इनके बीच सेपरेशन इनका D है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D है। यहां से ये डिस्टेंस कितना है भैया, x है, हम मान लेते हैं x डिस्टेंस है। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट ऑन Q इज जीरो, जीरो होगा। चलिए, जब एफ नेट जीरो होगा तो लगा देते हैं भैया, इधर से ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, Q और कैपिटल Q, उनके बीच में डिस्टेंस x, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स भैया, K Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर होना चाहिए किसके, इन दोनों, ये दोनों फोर्स लगाएंगे भैया, ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे, ये वाला Q और ये वाला Q, ये दोनों फोर्स लगाएंगे, ये इक्वल होना चाहिए भैया, ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे Q और 4Q, तो K Q इंटू 4Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अरे भैया ये वाला डिस्टेंस होगा D माइनस एक्स, लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, काट दो, उड़ा दो भाई, ये हो गई इक्वेशन, आ गई, उड़ा दो, Q से Q उड़ा दिया, इधर से इधर उड़ा दिया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, K बाई एक्स स्क्वायर, K भी उड़ जाएगा, K भी उड़ जाएगा, कैसी बात कर रहे हो सर, K नहीं उड़ा पा रहे हो आप, आए चलो, K भी उड़ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा D माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चला जाएगा, 4/1 4 ही होगा। नाउ
d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। d माइनस एक्स अपॉन एक्स करोगे तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। चलिए इधर का मिटा देते हैं, अब ये वाला मिटा देते हैं। चलिए अब सिंपल सी बात है, d माइनस एक्स, इसके आगे बढ़े तो d माइनस एक्स इक्वल्स टू, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं तो 2x आएगा, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x आएगा। d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x आएगा, ठीक है, 2x प्लस एक्स, हाँ तो d इक्वल्स टू 3x आएगा। नेगेटिव ले लेते हैं तो d माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x आएगा, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स, तो d इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन ये थी, हाँ ये सिचुएशन थी हमारे पास, ये Q था, ये 4Q था, ये यहां पे D था, ये यहां पे हमारा छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा चार्ज था Q, ये हमने सिचुएशन एज्यूम करी थी X, ये सिचुएशन एज्यूम करी थी X, ठीक है। यहां पे X की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी भाई, X इक्वल्स टू D/3, यहां पे X की वैल्यू क्या आई भैया -D, यहां पे X की वैल्यू क्या आई है -D, ठीक है, क्योंकि -2 अगर जो आप पुट करोगे तो -2x और प्लस x तो आपका हो जाएगा -x, ठीक है, और -x d इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -d, तो x इक्वल्स टू -d पॉसिबल ही नहीं है भैया, कैसी बातें कर रहे हो, कहां से पॉसिबल है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये वाला x इक्वल्स टू D/3, ये वाला x इक्वल्स टू D/3 आया, तो x इक्वल्स टू D/3 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, जी सर जी ये तो हो सकता है, ये तो अंदर ही आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ गया ना, ये तो हो सकता है D/3 अंदर हो सकता है, पर x इक्वल्स टू -d कैसे हो सकता है भैया, x इक्वल्स टू -d नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे अपन 2 पॉइंट चार्जेस में पहला केस था हमारा बेटा, जब दोनों क्या है सेम पोलैरिटी की, सेम चार्जेस की, नोट इट डाउन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर सेकंड, दूसरा केस हमारे पास कौन सा केस, केस सेकंड, व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। अब चार्जेस जो अगर जो अपोजिट साइन के हैं, पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो भैया, एक हमारा Q ले लिया पॉजिटिव में, एक हमने भैया Q ले लिया पॉजिटिव में, और एक हमने ले लिया माइनस में ले लिया 4Q। पिछले वाले केस को अच्छे समझ लेते हैं। यार एक -4Q ले लिया, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली, इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली, वही सेम टू सेम D ले लिया। अब तीसरा चार्ज, अब तीसरे चार्ज को कहां रखोगे आप भाई साहब कि इक्विलिब्रियम में हो, कहां रखोगे, बीच में, बीच में रख के देख लेते हैं भाई। तीसरा चार्ज मान लो बीच में यहां रख दिया सर, ये JQ रख दिया, तो इसमें 4Q क्या, इसमें तो सबसे पहले ये +4Q क्या लगाएगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स तो इधर लगेगा
F, भाई ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा Q, अगर जो हमने पॉजिटिव लिया है, Q भी हमने पॉजिटिव लिया, कंसिडर करिएगा, तो क्या करेगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, पिछले केस में ये पॉजिटिव था, इस केस में ये क्या है, नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, लो भैया ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसको F1 मान ले, इसको F2, तो भाई दोनों फोर्सेस तो जुड़ जाएंगी, वो तो कटेंगी ही नहीं, इक्विलिब्रियम होगा नहीं, जीरो होगा नहीं। चलो, तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है सर जी, चलो कोई बात नहीं, दूसरा केस लेते हैं फिर अपन। तो ये अपना पॉसिबल नहीं, बीच में रखना तो अपना पॉसिबल नहीं है। चलिए यहां रख के देख लेते हैं अपन, यहां कुछ x डिस्टेंस पे रख लेते हैं चार्ज को, यहां कुछ x डिस्टेंस पे रख लेते हैं। अब यहां पे जो है -4q क्या करेगा भैया, यहां पे -4q क्या करेगा भैया, यहां पे जब रखा था अपन ने, हाँ यहां पे जब रखा था अपन ने, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, और ये यहां से अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, खींच रहा था, तो दोनों के लिए दिक्कत हो गई थी। और ठीक है, और यहां पे रखते हैं, तो भाई -4q क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, तो -4q अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किधर लगाएगा, -4q इधर लगाएगा फोर्स, F2 मान लेते हैं दूसरे चार्ज की वजह से। फिर +q चार्ज क्या लगाएगा भैया, रिपेल करेगा भाई, उसको रिपेल करेगा भाई, -4q अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, खींचेगा, तो इधर फोर्स लगा रहा है, +q क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, तो इधर छोटा सा फोर्स लगाएगा F1। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई Q से ये दूर है बहुत, तो रिपल्सिव फोर्स बड़ा कम होगा, रिपल्सिव फोर्स सर जी बड़ा कम होगा, ऐसे में तो ऐसे होगा, ऐसे छुटका सा रिपल्सिव फोर्स कम होगा F2, और ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा भाई, कहां से आएगा फोर्स, एक तो तुमने बहुत दूर ले गए उसको, ठीक है, क्योंकि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है भाई, दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा ना भाई, पॉजिटिव फोर्स को ज्यादा होना होगा ना, बड़ा होना होगा ना, तभी तो कैंसिल आउट करके जीरो करेगा, इक्विलिब्रियम में लाएगा, लेकिन भैया तुमने तो दूर कर दिया तो फोर्स कम हो गया, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। अब ले दे के बचा ये वाला केस, ले दे के बचा सिर्फ इधर केस। एक चीज आप नोट कर लो बेटा, यहां पे स्टार बना के कि व्हेन टू अपोजिट charges are there, then the third charge is placed near smaller charge, ठीक है, स्मॉलर चार्ज के पास रखा जाता है, बट आउटसाइड, बाहर, बीच में नहीं, नॉट इन मिडिल। याद रखना एक चीज कि जब भी दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी को हो, अपोजिट चार्जेस हो, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें किसके, स्मॉलर चार्ज के पास रखा जाता है, पर बीच में नहीं रखा जाता, आउटसाइड रखा जाता है। तो चलिए रखते हैं उसको अपन। तो लो भैया, हमारे पास ये यहां पे x दूरी पर q चार्ज रखेंगे, x डिस्टेंस पे q चार्ज रखेंगे, सिंपल सी बात है। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भैया, तो एक फोर्स, इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक फोर्स भैया इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा दूसरे वाले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और एक फोर्स भाई रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव लिया अपन ने, याद रखिए। तो एक फोर्स इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, ऐसे इसे रिपेल करेगा, तो
एक फोर्स यहाँ F1 लगी क्या, तो यहाँ पे केस पॉसिबल है क्योंकि ये पास में है। तो चलिए इसका अपन इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बड़ा सिंपल है, आगे तो आप सॉल्व कर ही लगे, समझ गए आप लोग। इसका इक्वेशन बनाते हैं अपन। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा अपना, सिंपल है इक्वेशन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, इसके और इसके बीच में साइन नहीं कंसीडर करना है, साइन नहीं लेना है। साइन की तो अपन बात ही कर रहे हैं ना बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी किसकी बात है, साइन। और फिजिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब, डायरेक्शन। तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं अपन, इक्विलिब्रियम के लिए। और इस चार्ज की वजह से इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स लगे, इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, सॉरी इसकी और इसकी वजह से, वो होगा हमारा के क्यू इंटू 4Q। साइन नहीं लेना, अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया। अपॉन डायरेक्शन, डिस्टेंस कितना है, d प्लस एक्स। ये क्या डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस तो सर d प्लस एक्स दिख रही है। हाँ बिल्कुल वही है ना, d प्लस एक्स है तो वही है। तो d प्लस एक्स, तो इसको लिख देंगे अपन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। d प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, इक्विलिब्रियम में कर दिया भाई, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तभी कैंसिल आउट करेंगे, तभी इक्विलिब्रियम में होगा चार्ज। तो चलो भैया कैंसिल आउट करें। जब अपन कैंसिल आउट करेंगे तो k से k कट गया, q से q कट गया, q से q कट गया। अच्छा इस स्टेप में बहुत मजा आता है। मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करता था बचपन में और अपने स्कूल टाइम पे, तो काटने में बहुत मजा आता, अरे बहुत कैलकुलेशन बच रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। 4, तो ये आ गया हमारा 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन जाएगी, d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसके बाद अपन आप बना लोगे उसको निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इसके बाद आप कर लोगे, एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। पिछला प्रोसेस है, 12th क्लास के स्टूडेंट हो। आगे बढ़ते हैं। ये जाके वहां स्क्वायर रूट होगा, उसके बाद एक्स उस तरह से निकाल लेना, दो केस प्लस माइनस लेकर। आगे बढ़ते हैं अपन, ये लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए ये भी बड़ी अच्छी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स में हमें देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और हमें इसको देखना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में। अगर जो जाएं तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक थ्रेड है जिससे m मास इधर लटक रहा है, m मास इधर लटक रहा है, और मास दोनों का m है, चार्ज भी दोनों का प्लस q है, राइट। सेपरेशन दोनों के बीच में x है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास, मास m है। अब अगर जो ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों चार्ज अगर जो एक दूसरे से दूर है, रिपल्जन की वजह से इक्विलिब्रियम में अगर लटका हुआ है, एक दूसरे से दूर लटका हुआ है, तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, उस केस में अपन को देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये यहां से इसको डिवाइड करेंगे और ये लाइन ऐसे मिलेगा, ये थीटा होगा एंगल, ये भी थीटा होगा एंगल। ठीक है, एक फोर्स यहां पे लगेगी mg। अब दोनों चार्ज है, एक प्लस क्यू, तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। ये वाला चार्ज उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इधर साइड क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, Fe लगेगी, राइट। mg यहां लगेगा। अब जिस रस्सी में लटका होगा उसकी लेंथ क्या है, L है, ये भी L लेंथ की रस्सी है। अब उसमें टेंशन भी तो लगेगा ऊपर, ये टेंशन लगेगा ऊपर।
अब जब ये ऊपर टेंशन लगेगा तो इसको अपन रिजॉल्व कर लें अगर जो, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये पैरेलल है भाई, ये लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल, तो वर्टिकल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये टी है हमारे पास टेंशन। अब तो ये वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। यहां क्या लगेगा, एक फोर्स, एक रिजोल्यूशन टेंशन का, टी साइन थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या है हमारे पास, एफ ई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल फोर्स में क्या है हमारा, ये एम जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा के। अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा यहां पे टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा के सामने क्या था हमारा, एफ ई, तो उसको एफ ई लिख दिया। टी कॉस थीटा के सामने एम जी था, एम जी लिख दिया। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां तक नोट कर ले प्लीज। ठीक है, नोट कर लिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा के सामने वाला कौन था, एफ ई अपॉन एम जी। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एफ ई क्या है हमारा, वही कुलम्स फोर्स ही लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच में सेपरेशन कितना है हमारा, एक्स है, तो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां पे इस ज्योमेट्री में देखें तो ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, x बाई टू। भाई जब पूरा हमारे पास क्या है, x है, पूरा पोर्शन अगर जो हमारे पास x है, इनके इसके बीच में डिफरेंशियल, इसके बीच में जो सेपरेशन है x है, तो ये वाला क्या होगा, x बाई टू, ये l होगा। तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा देखो क्या आएगा, साइन थीटा आप लिख सकते हो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या आएगा, x बाई टू अपॉन l, इसको x बाई टू एल लिख दे, राइट। और फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका x अपॉन टू एल। फॉर थीटा साइन थीटा, जब थीटा स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो, ठीक है, याद रखना, जब थीटा बहुत छोटा हो तब साइन थीटा थीटा की इक्वल होता है। तो ये एक हमारी इक्वेशन एक और आ गई, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन अपन ने कराई थी, ये भी देख लीजिए कैसे जब पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल आप अगर जो सॉल्व करोगे तो उसमें ये कंडीशन है। अब इसको
एक सिमेट्रिकल टाइप भी बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम वैल्यू ऑफ क्यू एट सेंटर फॉर सिस्टम टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, उसके बाद बताऊंगा भी कि भाई क्यू इक्विलिब्रियम में अगर जो क्यू पे फोर्स 0 लगे इक्विलिब्रियम पे हो तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए -q/√3 होगी, इसके लिए -q2√2 + 1/4 होगी। ठीक है, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और चीज नोट कर ले। अब याद रखें ये चीज, थोड़ा भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, कुछ लिखा है, लिखो फॉर सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम, F net on central charge is 0। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ए साइड है, ए है, ये ए है, ये ए है, इसके चारों कोनों पे, चारे वर्टाइसेस पे +q 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 चार्ज है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे अगर जो q चार्ज रख दें तो उस पे अगर जो नेट फोर्स पूछे तो F नेट ऑन q, तो सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम में वो क्या होगा, आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, सिंपल है कि भैया एक ये फोर्स लगाएगा, इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है ये भी, तो सेम वो भी फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। अब ये जो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सिमिलरली यहां पे भी वही चीज होगी, तो इसलिए एफ नेट वहां पे 0 होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम में ऐसा होता है, एफ नेट क्या होगा हमारा, 0 होगा। एज वेल एज ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर जो कोई ट्राइंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, +q यहाँ पे है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है, और सेंटर में हमारे पास कोई चार्ज रख दिया, इसके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। और कोई सर्कल है, सेंटर पे q चार्ज है +q, और इसमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, अलग अलग इक्वल, सिमेट्रिक समझ रहे हो ना, इक्वल, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे रखा है, तब यहां पे भी एफ नेट 0 होगा। ये भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। ठीक है, मेरे बने रहे साथ में। थैंक यू।